हम लोग करने वाले हैं जाके एडुकार्ट सैम्पल पेपर 2, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, तो वही हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर पता कर सकते हो, उसके बाद फिर आप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिखा है कि ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है भाई? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन इन कलर। भवाना ऑब्जर्व दैट इट टर्न्स इनटू ए ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ ब्राउन कलर का होता है ना, क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का। तो कोई चीज़ ब्राउन तभी हो सकता है अगर वो किससे बनाओ? आयरन का बनाओ। किसका बनाओ? आयरन का बनाओ। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ आयरन का बना है तो या तो वो ब्राउन होगा, नहीं तो वो रेडिश होगा। ये बात हमने यहाँ से सीखा। चलो, तो यहाँ पे लिखा है ऑन हीटिंग ए फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर भवाना ऑब्जर्व दैट इट टर्न्स इनटू ए ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस विच ऑल्सो रिलीज फाउल स्मेलिंग गैस एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो फाउल स्मेलिंग गैस है ना, वो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपसे पूछा है कि हेल्प फॉर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट। तो आपको बोला है कि भाई आप इस भवाना को हेल्प कर दो कि वो कौन सा रिएक्शन किया है उसको पहचानने में। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे था क्या? फेरस सल्फेट था, दिख रहा है। तो फेरस सल्फेट जो था वो किस किस में टूट गया, दिख रहा है ना। एक तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या है? एक ग्रीन कलर का सब नहीं, क्या बोलते हैं, एक रेड कलर का सबस्टेंस है या फिर ब्राउन कलर का सबस्टेंस है, जो क्या है? आयरन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट किस किस में टूट चुका है? 3 अलग अलग कंपोनेंट में। और हमें पता है अगर किसी में भी कोई एक कंपोनेंट, सपोज ए बी टाइप का कोई कंपोनेंट है, अगर वो टूट जाए किस में? ए फिर बी में, तो हम इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया गया है ए वाला क्वेश्चन। तो अब बोला है कि द फॉलोइंग फिगर शो ए टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, चूज़ द करेक्ट वन। तो आपको दिख रहा है ना, आपने देखा होगा कहीं भी कोई पेड़ और होता है ना, तो मान लो कि मैंने एक पेड़ बनाया, तो उसमें अगर भज्जी वगैरह है तो ऐसे ऐसे करके अपना निकालते रहते हैं, अपना क्या बोलते हैं, हाथ पैर निकालते रहता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, वो हमें पता करना है इस बार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं अपना, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो याद रखना, हाइड्रोट्रॉपिज्म हम उसे कहेंगे जब क्या करें हम? हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब एक प्लांट क्या करता है? जब एक प्लांट किसको फॉलो करता है? वाटर को। किसको? जब एक प्लांट वाटर को फॉलो करता है, जब एक प्लांट वाटर को फॉलो करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। चलो, तो एनी हाउ ये वाटर को तो फॉलो नहीं कर रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म है नहीं। जियोट्रॉपिज्म, चलो इसे ज़रा समझो, एक अच्छा एक टर्म है, इसे ज़रा समझो। जियोट्रॉपिज्म होता क्या असल में? याद रखना, ये जो जियोट्रॉपिज्म है, जी फॉर मतलब होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जो मूवमेंट होता है उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप बढ़िया से एकदम समझ जाओगे। अगर देखो, अगर मैं एक प्लांट बनाऊँ, मैं सपोज ये मेरा एक प्लांट है, तो ये इसका क्या होता है? अगर ये प्लांट ऐसे झुका हुआ है, कैसा ऐसे झुका हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ दिख रहा है ना, इसको क्या नीचे गिर जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं आ जाना चाहिए। क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ये जो यहाँ पे उसको आना चाहिए था ना। अगर अब मैं बोलूँ तो प्लांट को कहाँ आना चाहिए था? यहाँ पे वो नीचे गिरना चाहता है लेकिन गिर नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं गिर रहा है बोलने से? इसे ही हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। थोड़ा बढ़िया से समझना, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर ग्रेविटी के साथ में मूव करना। जैसे अगर हम सबको पता है ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा नीचे खींचता है। तो जैसे देखो ये पेड़ को भी वो नीचे खींच रहा होगा, ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी, जी फॉर जियोट्रॉपिज्म। लेकिन क्या ये पेड़ नीचे खींचने बावजूद नीचे आ रहा है? मतलब नीचे तो खींचा जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। और एक बात, इसका जो रूट होता है, रूट तो नीचे की ओर ही जाता है ना, तो याद रखना रूट का मूवमेंट भी क्या है? एक तरह का जियोट्रॉपिज्म है। तो यहाँ पे बात आता है, मैंने यहाँ पे दो जियोट्रॉपिज्म का बात कर दिया। तो यहाँ पे दो जियोट्रॉपिज्म होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक क्या होता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब ये दोनों में अंतर क्या है? अब देखो, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के ऑपोजिट में वो मूव कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी के साथ, जैसे कि रूट मूव कर रहा है, ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ से आपका और दो
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जियोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं। तो पहला बात, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, अगर कोई एक पेड़ नीचे गिर गया है, मतलब लेटा हुआ है, सपोज ऐसा पेड़ लेटा हुआ है, तो अपने आप को क्या करता है, सब ऊपर लेके जाता है ना, पहले पढ़ा, इसे ऊपर लेके जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। यहाँ याद रखना है, इसे फोटोट्रॉपिज्म नहीं कह देना। यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपने आप को मूव करवा रहा है, यहाँ स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर मूव करवा रहा है तो तब हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी के साथ, जैसे कि रूट होता है ग्रेविटी के साथ नीचे जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या बातें क्लियर है? उसके बाद देखो, अब जो लास्ट टर्म बचा है थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म एक क्या चीज़ है, तो इसका आंसर एनी हो थिग्मोट्रॉपिज्म ही है। तो इसको समझते ज़रा, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखो ये मैंने सपोज इसका जो ये पार्ट्स था ना, देखते ज़रा, इसका जो ये पार्ट्स है, सुन नहीं हो रहा है, तो इसका अभी देखो, इसका जो ये पार्ट्स है ना, इसके पार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो मैं एक बड़ा सा एक पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो मैंने एक बड़ा सा पार्ट बनाया, ये वो सपोज उसका जो हाथ पैर आया था वही वाला हाथ है। अब देखो जब ये कोई लकड़ी को टच करता है ना, सपोज यहाँ पे कुंदा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये रेड वाला एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो जैसे ही इस लकड़ी के टुकड़े को टच करेगा तो क्या होगा, इसमें ना ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन देखो, एक नीचे वाला पार्ट रहेगा और एक ऊपर वाला पार्ट, दिख रहा है ना, एक नीचे वाला पार्ट जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ और एक ऊपर वाला पार्ट। तो इस केस में होता क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो रेड पार्ट के पास है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल, किसका, ऑक्सीजन, एक हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन है ऑक्सीजन, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। मान लो कि पहले जब ये लंबा हो रहा था, जब ये ऐसे सीधा लंबा हो रहा था, तब ऑक्सीजन सपोज 100 था, लेकिन इस केस में जब ये कर्व होता है तो यहाँ पे मान लो इसका जो नीचे वाला जो रेड के पास जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन सपोज 80 हो गया और ऊपर वाले के पास कितना रहा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके पास 100 ही रहा। तो अब होगा क्या, नीचे वाले में कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कम ग्रो होगा, ऊपर वाले में ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा ग्रो होगा, फिर इसको कम मिलेगा कम ग्रो होगा, ऊपर वाले को ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ऐसा कर्व बन जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसा कर्व बन के अपने आप को घुमाने लग जाता है। तो यही जो फंडा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या आया बात समझ में? तो यहाँ पे जो फोटो दिखाया वो किसका फोटो है, थिग्मोट्रॉपिज्म का फोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, तो ये अपना आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करने बोला है कि ए बी सी क्या क्या है। तो सबसे पहला बात जो हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारा आंसर पता हो ज़रूरी नहीं है। जैसे सी सबको पता होगा कि क्या है, स्टोमेटा पोर है। क्या है, स्टोमेटा का पोर है। क्या बात है, क्लियर है? और उसके बगल में जो होता है डी, वो क्या होता है, गार्ड सेल होता है। क्या होता है, गार्ड सेल होता है। अभी आप ऑप्शन देखो, क्या सी में स्टोमेटा पोर कितने में लिखा है? अगर आप देखोगे इसमें स्टोमेटा पोर लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, चलो सब में लिखा है। चलो अब डी में क्या है, गार्ड सेल, तो इसमें भी गार्ड है, इसमें भी गार्ड है। देखो इसमें गार्ड सेल नहीं है तो ए वाला ऑप्शन एनी हो, ऑप्शन सी क्या हो गया, पूरा एलिमिनेट। इसमें नहीं है तो पूरा एलिमिनेट। अब जो और जो मतलब दो चीज़ें बचती है वो क्या है, सब्सिडरी सेल और एपिडर्मल सेल। तो इसे आप कैसे पता करोगे कि इसमें से कौन सा सब्सिडरी सेल है और कौन सा एपिडर्मल सेल है? तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एपिडर्मस टिश्यू जो कि एकदम आउटर में होता है, हम लोग पढ़े हो ना एपिडर्मस टिश्यू। तो उसी तरह पेड़ में भी जो एपिडर्मल सेल होता है वो कहाँ होता है, एकदम बाहर होता है। तो एपिडर्मल आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एपिडर्मल, एकदम बाहर वाला। तो उस हिसाब से पता कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ए में क्या दिया है, एपिडर्मल, क्या बोलते हैं, यहाँ में आपको ए में क्या दिया है, एपिडर्मल सेल, और यहाँ क्या दिया है, सब्सिडरी सेल। तो वही से अपना जो फंडा है वो क्लियर हो चुका है कि ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, अपना बी होगा। तो इन क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर करके देख लेना, ठीक है। और अगर ए वाला एपिडर्मल हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सब्सिडरी सेल। अब सुनो, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे फिलहाल, इनके थोड़े यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला बात, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का यूज़ क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन उठ सकता है। गार्ड सेल का जो मेन यूज़ है वो क्या है, ओपन या क्लोज करना। किसको ओपन या क्लोज करना, स्टोमेटा को। क्या बात है, क्लियर है? ओपन का मतलब गार्ड सेल का काम क्या होता है, स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करना, ठीक है। अब देखो स्टोमेटापोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बनता है हर बार। स्टोमेटापोर का काम क्या होता है? जैसे हम लोगों को पता है पेड़ क्या बनाता है, पेड़ नहीं मतलब पेड़ का पत्ती क्या बनाता है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन बनता है वो कहाँ से रिलीज होता है, स्टोमेटापोर से। जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, स्टोमेटापोर से। अगेन कभी कभी पेड़ से क्या होता है, पानी गिरता है बहुत सारा, हम क्या कह देते हैं कि भूत भाई भूत पेशाब कर रहा है। तो वो जो पानी निकालता है पेड़ ना, वो भी कहाँ से निकालता है, वो स्टोमेटापोर से ही निकालता है,
क्या बात है, क्लियर है? इन दोनों का यूज़ मतलब इन दोनों का जो मेन फंक्शन है एक लीफ में आपको पता होना चाहिए। अब बात आता है सब्सिडरी सेल का। तो भाई ये सब्सिडरी सेल एक इस काम में होता है। तो सब्सिडरी सेल का जो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, रिजर्वॉयर, मतलब जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। हम नहीं, पेड़ जमा करके रख सकते हैं। और पेड़ क्या जमा करके रखे, वाटर। तो याद रखना वो अपना वाटर और मिनरल्स को किसके अंदर जमा करता है, सब्सिडरी सेल के अंदर। क्योंकि जब उसे खाना पकाना होगा, अचानक समझ लो सुबह हुई है, सूरज उठ गया, रात को बेचारा सो रहा था, सुबह हुआ सूरज उगा, थोड़ी ना पानी उठाने जाएगा, वो अपने से पानी उठा के रखता है। क्यों? क्योंकि उनका हाल हमारे जैसा तो है नहीं कि जब चाहे तब खाना बना लो खा लो। तो वो क्या करता है, अपने सब्सिडरी सेल में वाटर को जमा करके रखता है, मिनरल्स को जमा करके रखता है। तो वो कैसे एक्ट होता है, एज ए रिजर्वॉयर। अब बात आता है एपिडर्मल सेल। तो इसका काम क्या होता है, तो जैसे हम इंसानों के केस में हम लोग का जो आउटर सेल होता है, लेयर जो स्किन कहते हैं, उसको हम लोग एपिडर्मल स्किन कहते हैं, मतलब एपिडर्मल सेल कहते हैं। तो सेम पेड़ के केस में भी, मतलब पत्ती के केस में भी वो एपिडर्मल कहेगा, मतलब कहेंगे हम। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। किससे, प्रोटेक्शन देना। अब भाई किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए पेड़ को, तो जैसे हमें प्रोटेक्शन किस किस से करता है, अपना हमारा एपिडर्मल सेल हमें प्रोटेक्शन किस किस से करता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, आया बात समझ में, इन्फेक्शन हो गया, फिर क्या हो गया, जर्म्स हो गए, आया बात क्लियर। तो पेड़ को भी ये सारा इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन कौन करता है, उसका एपिडर्मल सेल। तो ठीक है, तो इस लेवल डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, तो आप इसे एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो अक्सर सीबीएसई पूछना चाहता है। तो यहाँ पे वो आपको एक दिया है कि गुलशन वो इस जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना चाहता है। तो गुलशन ने क्या किया, बेरिलियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फाइड को क्या कर दिया, रिएक्ट करवा दिया, और उसे मिला क्या, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो अब देखो, अगर आपसे मैं पूछूँ किस तरह का रिएक्शन है तो आप कमेंट में बराबर लिख देना। ये कौन सा रिएक्शन है, इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया बात समझ में, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे सर, तो यहाँ अगर देखो, ये देखो बेरिलियम किसके साथ था भाई, क्लोराइड के साथ था ना, लेकिन बाद में देखो क्लोरीन इसे छोड़ के कहाँ चले गया, एल्यूमिनियम के साथ, दिख रहा है ना। वही जगह आपका जो एल्यूमिनियम था वो किसके साथ था, आपका सल्फेट के साथ था, लेकिन यहाँ देखो सल्फेट किसके साथ आ गया, आपका बेरियम के साथ, बराबर। तो अभी रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं वो कैसे पता करना है हमें, तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना होता है। जैसे मैं अगर इस इक्वेशन को देखूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने बेरिलियम है, अगर मैं लिखूँ इस तरह, हो सकता है एक बार में हो जाए, नहीं तो टाइम भी लगेगा, कोई नहीं करते। देखो इसके लेफ्ट साइड में कितने बेरिलियम है, 3 Ba लिखा है ना, तो कितने, 3 कितना है, Ba है, बेरिलियम 3 है। राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है। चलो तो बेरिलियम तो यहाँ बैलेंस्ड है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना है, इसका नीचे 2, यहाँ 3, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। पहले पढ़ा ना, Cl2 का मतलब क्या होता है, 2 क्लोरीन है ना, लेकिन यार यहाँ पे कितना 3 मोल लिया गया है, मतलब 3 टुकड़े लिए गए समझ लो। तो 3 टुकड़ा और उसमें क्या है 2 टुकड़ा क्लोरीन, तो कितने हो गए टोटल, 3 टुकड़ा है। और उसमें से देखो ऐसा मैंने 3 टुकड़ा लिया, सपोज क्लोरीन का मैंने कितना इस तरह 3 टुकड़ा लिया है, एक में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए, 6 हो गए मेरे पास, या फिर सिंपली 3 2 6। तो अगर मैं बोलूँ क्लोरीन कितना है यहाँ पे 6 है। चलो सिमिलरली यहाँ चेक करते क्लोरीन कितना है, यहाँ देखो 3 अगेन 2 3 2 6 है, यहाँ भी 6 क्लोरीन है। चलो ये भी बैलेंस्ड है। अब चेक कर लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है, 2 एल्यूमिनियम है, कितना है एल्यूमिनियम है अपने यहाँ पे 2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 ही है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब सल्फेट की बात करेंगे, देखो SO4 का जो मॉलिक्यूल है वो कितना है, 3 मॉलिक्यूल है, दिख रहा है ना, ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है। तो SO4 यहाँ पे कितने सारे हैं, 3 है। कितने, SO4 क्या है, 3 कंपाउंड है, दिख रहा है ना, SO4 इकट्ठा है 3, बराबर। जैसे क्लोरीन के नीचे 2 लिखा था तो मतलब 2 क्लोरीन, उसी तरह SO4 के नीचे क्या लिखा है 3, मतलब कितने SO4 है यहाँ पे, 3 SO4 है। अगर तो मैं लिखूँ SO4 कितने हैं यहाँ पे, 3 है। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है SO4 कितना है, इसका सामने दिए गए 3 अलग अलग 3 SO4 है, तो मतलब हाँ ये भी बैलेंस्ड है। तो यहाँ से सिंपली बोल सकते हो कि आपका पहला इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन द रिस्पॉन्स ऑफ रूट टूवर्ड्स द वाटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि रूट का जो रिस्पॉन्स होता है वाटर की तरफ, जैसे हम सबको पता है अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ लगाऊँ, बराबर, और अगर यहाँ कहीं पानी है, क्या है यहाँ कहीं पानी है, तो इसका रूट्स क्या होगा, ऑलवेज इसके तरफ मूव करेगा इसका रूट्स। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो
हाइड्रोट्रॉपिज्म, कहते हैं ना हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या बात है, क्लियर? इसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे वो शो किया गया है। चलो वही सिखाया कि देखो भाई रूट हमेशा पानी की ओर मूव करता है, दिख रहा है ना। यहाँ पे नीचे मॉइस्ट सॉइल है तो रूट का नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा पानी है, मतलब क्या है, यहाँ पे पानी जैसे भीगा हुआ रहेगा तो पेड़ क्या कर रहा है, अपने आप को ज़्यादा पानी की तरफ लेके जा रहा है। तो बोल रहा है कि इस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, क्या जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो मैंने बताया था थ्रिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ऐसे कर्ल होते हैं। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपका जो शूट होता है ना, शूट पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, वो जो मूव करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, उसे भी जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो रूट नीचे मूव करता है उसे भी हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक अगेंस्ट में होता है मतलब विपरीत में तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और एक साथ में तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ये भी तो नहीं हो सकता कि भाई ये जियोट्रॉपिज्म तो बताया नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई, लाइट को ढूंढना। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है अपने, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है, तो अचानक यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ आ जाए तो ये क्या करता है, अपना लाइट को ढूंढने शुरू करता है। क्या करता है वो, क्या करेगा, अपने आप को इस तरह ऊपर लेके जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लाइट चाहिए। आया बात समझ में? थोड़ा विजिबल नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने आप को इस तरह ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ठीक है ना। तो लाइट को पकड़ने का जो पेड़ का एक आदत है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। बट यहाँ पे क्या है, पानी को पकड़ने का आदत बताया जा रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। आया बात समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन? ओके। अब देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इस तरह सवाल आप आराम से आंसर कर सकते हो कि ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम भाई किसका मतलब प्लाज्मोडियम से होता क्या है। तो हमें जो मलेरिया होता है ना, किसी को होना तो नहीं चाहिए, बट जिन्हें भी मलेरिया होता है वो मलेरिया कौन पैरासाइट, मतलब मलेरिया कौन करवाता है, वो जो बीमारी है, जैसे कोविड क्या कोरोना वायरस करवा दिया था, तो मलेरिया कौन करवाता है, अपना प्लाज्मोडियम करवाता है। चलो एक जीके हो गया। अब देखो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन दिया है, मतलब प्लाज्मोडियम अपने बच्चे तो बनाता है ना, वो किस तरह का बच्चे बनाता है उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पता करने बोला है। तो आपको तो देख के पता चलेगा मल्टीपल फिजन है, मतलब दिख रहा है ना, एक टुकड़ा है भाई, मान लो कि एक सेल है, उस सेल कितने हिस्से में टूट रहा है, बहुत हिस्से में टूट रहा है, दिख रहा है ना। इसमें जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, वो मल्टीपल डिवाइड होता है, मतलब बार बार डिवाइड होके बन जाता है। डन? तो मल्टीपल फ्यूजन है। अब बाइनरी में क्या होता है वो भी बोल देते हैं। बाइनरी के केस में क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एग्जैक्टली दो टुकड़े में बांट जाता है। इससे एक नया सेल बन जाएगा, इससे एक और नया सेल बन जाएगा। और बात कर लेंगे बर्डिंग के। और ये बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, ये तो नाम सबको पता है, इसका नाम है, बहुत ही फंडामेंटल नाम है, सबको पता होता है, ये अमीबा। क्या होता है, अमीबा होता है इसका नाम। ओह सॉरी, एक कॉल आ गया था, तो दोबारा शुरू करते हैं। तो मल्टीपल फिजन में हम लोग थे, बाइनरी फिजन मैंने बताया था। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन आपको कहाँ दिखा होगा, जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐसा एक ऊपर में एक टोपी टाइप का होता है। टोपी के अंदर क्या होता है, वो अपना क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे कच्चे बना लेते हैं। अगर बनाओ उनके बच्चे कच्चे को, आजा भाई पेन आजा। तो इस तरह क्या होता है, अंदर में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। फिर एक टाइम में क्या होता है, वो सारे स्पोर क्या होता है, फट के बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। पहले पढ़ा ना, स्पोर फॉर्मेशन, टूट के बाहर आ जाते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। और बर्डिंग की बात करेंगे तो बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग मतलब बड़ी मतलब कैरियर। अब अगर आप हाइड्रा को देखोगे, हाइड्रा और डायनेमो हाइड्रा नहीं, दूसरा हाइड्रा का बात चल रहा है। तो अगर आप हाइड्रा को देखोगे तो वो क्या करता है, अपने बगल में ना छोटा सा एक बच्चा बनाने लगता है। मैं बनाता हूँ, वो क्या करता है, अपने साथ ही में बनाता है। जैसे बड़ी होता है ना, साथ में होता है, तो अपना साइड में क्या करता है, छोटा सा एक बड़ी बनाना शुरू कर देता है, ऐसे बगल में। और थोड़ा दिन बाद जब बड़ी बड़ा हो जाता है, जब बड़ी अपने से करने लगता है, तो बड़ी को क्या करता है, बोलता है बड़ी तुम जाओ अपना ज़िंदगी संभाल लो। तो एक इसका होता है बर्डिंग, ठीक है। तो मतलब अपने से ही अपना एक बड़ी बना के बाहर निकाल देना, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बर्डिंग। बड़ी बना के छोड़ दिया बड़ी को। एक खाली ये हाइड्रा में भी होता है, क्या हाइड्रा, और आपका ईस्ट में भी। ईस्ट मतलब पता है ना, वो जो दारू बनाता है, अपना जो अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल बनाने का मेन मैन्युफैक्चरर, पहले बड़ा जो कंपनी है वो नहीं, जो कोल लेवल में काम करता है वो है वो, उसे तो हम लोग तनख्वाह भी नहीं देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब देखो, अभी आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इनकरेक्ट। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहला बात यह है कि इसमें से जो भी इनकरेक्ट नहीं, मतलब जो भी इसमें से इनकरेक्ट है उसको आपको पढ़ना नहीं है, बाकी जो भी करेक्ट है वो आपको याद रखना है। क्या पता कब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो अब देखो, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज एज्यूम टू ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई ये एकदम सच है, हाँ भाई ये एकदम सच है। ये जो नॉर्थ पोल होता है ना,
क्या बोला मैंने, जो नॉर्थ पोल होता है, तो भाई किसी ने थोड़ी ना कहा है कि भाई यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो हम मानते हैं। तो हाँ भाई एक एग्जैक्टली एक पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट क्या है, एक एग्जैक्टली एक पॉइंट है जो हम मानते हैं, ठीक है, जो हम मानते हैं, एज्यूम बोला है ना, जो हम मानते हैं। जैसे बचपन से हम ए को क्या ए ही पढ़ के आता है, बचपन से अगर इसे जेड पढ़ाया जाता तो हम जेड ही पढ़ते हैं। आया समझ में? तो नॉर्थ क्या एक पॉइंट है जिसे हम मानते हैं। अब बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कर्ल्ड क्लोज्ड लाइन। हाँ भाई ये भी सच बात है, पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, सॉरी मैंने गलत बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, हाँ आप बनाते रेड कलर लेके, हाँ हमें क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में टर्मिनेट होता है। पहले पढ़ा ना, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में टर्मिनेट होता है। आया समझ में? ए नॉर्थ से निकला और साउथ में आ गया सीधा, ये क्या हो गया अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बराबर। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मैग्नेट के आउटसाइड में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर हम मैग्नेट की इनसाइड की बात करें तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि अगर आप अंदर में देखो, अगर आप अंदर इसकी इनसाइड में देखो तो कहाँ जा रहा है, दिख रहा है ना, साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रहा है, दिख रहा है आपको, साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रहा है। क्या बात है, क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर कर्ल्ड, हाँ भाई ये कर्ल्ड है, मतलब मुड़ा हुआ है। और क्लोज लाइन, हाँ भाई ये क्लोज लाइन भी होते हैं, तो मतलब ये भी क्या है एकदम सटीक है, दोनों एकदम सही है। अब देखो जीरो फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुछ कह रहा है, अगर मैं दो मैग्नेट रख दूँ, सपोज एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड है और एक मैग्नेट का एक और मैग्नेट का साउथ एंड है, मतलब इसका भी नॉर्थ होगा, उल्टा होगा ऐसा, है बस समझ, इसका भी साउथ का भी साउथ होगा, क्यों नहीं होगा, मैग्नेट को तो तोड़ नहीं सकते ही नहीं, मतलब मैग्नेट को तो आधा आधा हिस्से में तोड़ा जा ही नहीं सकता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये देखो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है ना। अब आपसे क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो, मतलब क्या बोल रहा है इस केस में, क्या आप ही बताओ, क्या इस केस में क्या जीरो होगा, इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप इसको और थोड़ा नज़दीक लेके जाओगे तो इसको खींच लेगा ना, इसको कौन खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही खींच लेगा ना। अगर मैं इस मैग्नेट को और थोड़ा आगे लेके जाऊँ तो थोड़ा देर बाद क्या होगा, इसको मैग्नेट खींच लेगा, ये जो अपना दूसरा मैग्नेट है ना इसको खींच लेगा ना। क्यों खींच लेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रेंथ जीरो होता तो कैसे खींच लेता, तो मतलब ए वाला उसने गलत बोला है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले पढ़ा, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब आपको दिया है कि द फॉलोइंग पिक्चर शो ए लीफ विच इज टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन इन एन एक्सपेरिमेंट, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब आपको मान लो कि टीचर एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा है जिसमें टीचर क्या कहना चाहता है कि लाइट क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो टीचर ने देखो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, दिख रहा है आपको। चलो अभी देखो, तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने यहाँ पे एक कोटिंग लगाया था, देखो मैं जो शेड कर रहा हूँ ना वहाँ पे टीचर ने क्या किया, एक कोटिंग लगा दिया। कोटिंग लगाने के बाद क्या किया, मतलब समझ लो कि एक कॉपर ओपर कुछ भी एक फॉयल से उसको ढक के रखा है, ठीक है, विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप, मतलब सेलोटेप से समझ लो ढक दिया। ढकने के बाद क्या किया, इस पेड़ को फोटोसिंथेसिस करने दिया। जब फोटोसिंथेसिस हो गया तब टीचर ने इसको तोड़ के लेके आ गया प्लांट से। जब टीचर ने इसको प्लांट से तोड़ के लेके आया, टीचर ने, आप भी ला सकते हो, जब तोड़ के लेके आ गए तब क्या किया, इसके अंदर आयोडीन दिया गया। क्या डाला गया, आयोडीन। पहले पढ़ा, क्या डाले हम लोगों ने, आयोडीन। तो जैसे ही हमने आयोडीन डाला तो हमने क्या देखा कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना, वो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये जो सारे पोर्शन थे ना, जो मैंने फिलहाल रेड बनाने वाला हूँ, ये सारे पोर्शन के कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। आया समझ में? लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन था उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो सिंपल सी एक बात है, याद रखना, बचपन में पढ़ाया गया था, याद है, आलू काट के जब हम लोग कटा हुआ आलू के अंदर क्या डालते थे, जब हम लोग कटा हुआ आलू के अंदर आयोडीन डालते थे, आयोडीन, तो उसका कलर क्या हो जाता था, ब्लू हो जाता था, याद है? तो सेम अभी आयोडीन के, सॉरी, अभी आयोडीन के अंदर होता क्या है, आयोडीन के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ऑब्वियसली आयोडीन के अंदर अगर स्टार्च होता है तो अभी देखो स्टार्च है क्या चीज़, अभी देखो आपका ग्लूकोज होता है ना, पेड़ क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है खाने में। अभी आप अगर बहुत सारा ग्लूकोज को इकट्ठा जोड़ दोगे ना, बहुत सारा ग्लूकोज को अगर आप इकट्ठा ऐसा जोड़ दोगे, दिख रहा है ना मैं जैसे जोड़ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं हो, जुड़ता नहीं, समझाने के लिए जुड़ा रहा हूँ। तो एक साथ बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दोगे तो उसे हम कहते हैं स्टार्च। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो आलू में क्या था, ग्लूकोज ही था, और जब ग्लूकोज के अंदर हमने आयोडीन डाला तो ये ब्लू हो गया था। और यहाँ पे भी
जब ए वाला ए वाला पार्ट क्या था, जो मैंने अभी शेड करो, ये वाला पार्ट क्या था, ए सन के कांटेक्ट में था, मतलब सनलाइट उसे मिल रहा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बना होगा, ग्लूकोज बना होगा, और ए वाले पार्ट में नहीं बना होगा। और जब हमने इसके ऊपर आयोडीन डाला, ये सारा पार्ट का कलर चेंज हो गया ब्लू में, और दिख रहा है ना, जब हमने क्या करा, जब हमने इसके अंदर आयोडीन डाला तो ये जो पार्ट है इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका भी हुआ, इसका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोलने से, क्योंकि ए वाले पार्ट में तो क्या नहीं बना था, इस वाले पार्ट में ग्लूकोज अपना बना ही नहीं था, इस वाले पार्ट में ग्लूकोज बना ही नहीं था, तो भाई कलर चेंज कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर पता करते हैं अभी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसका सही आंसर, वाई डज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिशन ऑफ आयोडीन। तो जो अनकवर पार्ट था वो ब्लू में क्यों कन्वर्ट हो गया जब आयोडीन डाले तो, क्योंकि हाँ स्टार्च जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। क्या बात है, क्लियर है, तो ये उसका हो जाएगा आंसर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाउ इन्वायरमेंट में बी हार्म्ड बाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। मतलब इसमें से सिंपल सी बात है कि इसमें से कौन सा सही नहीं लिखा है उन्होंने। ओवर यूज ऑफ DDT रिड्यूस द नंबर ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स, सही बात है। अगर DDT हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्या DDT अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा DDT के यूज़ होगा उतने क्या होंगे, फ़िश के अंदर DDT जाएगा, क्या हो जाएगा, फ़िश के अंदर उतने ही DDT का क्या होगा, सबमिशन होगा। और जैसे ही DDT का सबमिशन फ़िश के अंदर बढ़ेगा तो जो भी बर्ड इसे खाएंगे, खाने के बाद वो भी बेचारे क्या हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे। आया बात समझ में, तो उसका खात्मा होने लगेगा। अब देखो, फिश ईटिंग बर्ड एक्यूमुलेट DDT एज दे मूव डाउन द फूड चेन, तो ये उन्होंने गलत लिख दिया। कैसे इन्होंने गलत लिख दिया, जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिस्टम को देखें तो नीचे कौन आ रहा है, फिश आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फिश बर्ड को खा रहा है, कौन खा रहा है, बर्ड फिश को खा रहा है कि फिश बर्ड को खा रहा है। ऑब्वियसली अपना जो बर्ड होता है तो वो क्या करता है, फिश को कंज्यूम करता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है आपका, इन्होंने क्या बोला है, फिश ईटिंग बर्ड एक्यूमुलेट DDT, जो एकदम सच बात है। मतलब अगर बर्ड DDT वाला फिश खाएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर DDT क्या होगा, जमा होने शुरू होगा धीरे धीरे, मतलब DDT एक्यूमुलेशन शुरू होगा, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। तो ये उसने स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो एकदम सही लिख दिया, लेकिन गौर करने वाला अगला स्टेटमेंट है, दे मूव डाउन इन द फूड चेन। अभी बर्ड क्या बोला है, बर्ड क्या फूड चेन के नीचे में है, ऑब्वियसली ये नहीं है, बर्ड क्या है फूड चेन के ऊपर में, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन बी क्या है, गलत है। बाकी ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल वॉज हैम्पर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बर्ड DDT वाला फिश को खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो एग शेल बनेगा ना, उसका जो एग के शेल रहेंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत ही कमज़ोर, मतलब थिन होने लगेगा। समझ रहे हो ना, पहले अगर ऐसा मोटा सा था, पहले अगर मोटा शेल था, तो अभी क्या हो जाएगा, पतला होने लगेगा, और जैसे ही पतला होने लगेगा ये ब्रोक होने लगेगा। समझ रहे हो ना, ब्रोक हो जाएगा, पेडिग्री से खा जाएंगे, सही से हैचिंग नहीं होगा, मतलब बच्चे वगैरह नहीं बन पाएंगे। ये बात उसने एकदम सही लिखा, ड्यू टू थिकनेस ऑफ द शेल इट ब्रोक। हाँ, ये भी लिखा है एकदम सही, लेकिन गलत कहाँ लिख दिया, इसमें भी गौर करने वाला बात है। फिश ईटिंग बर्ड्स एक्यूमुलेट DDT एज, दिख रहा है ना, ऊपर वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, दे मूव डाउन इन द फूड चेन, तो एकदम नीचे वाला सेंटेंस गलत है, स्टार्टिंग सेंटेंस एकदम सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आप आंसर करने पहले थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टूवर्ड्स सनलाइट। तो ये मैंने एकदम स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था, इसको स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन में पढ़ाया था। जैसे ही समझ मान लो कि ए तुम्हारा है क्या है, वो पेड़ ऐसा बनाता है ना, वो कैसे बनता है, जैसे मान लो एक वो टुकड़ा है, तो अब क्या होगा, एक टुकड़े में क्या होगा ना, जब स्टार्टिंग में जो अपर पार्ट में ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन मतलब लंबा करने वाला हार्मोन, समझ रहे हो, लंबा करने वाला अपना नहीं, और अपना पेड़ वाला लंबा, ठीक है। तो एक ज़्यादा बना देगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेंड होगा। वही कंपेयर में आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम बनता है, जैसे कम बनेगा कम बेंड होगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कैसा कर्व करने लग जाएगा अपने आप को, धीरे कम प्रोड्यूस होगा तो कम मुड़ेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मुड़ेगा, तो ऐसे अपने आप को घुमाने लगता है, और वैसे ही इस स्ट्रक्चर को बना लेता है। आया समझ में। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, इस तरह कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब सुनो, although the sex of an organism is genetically determined, there are some organism whose sex is not genetically determined. Example of this। अभी कहने का मतलब ये है कि जो सेक्स रहेगा, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, ये जो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो कब डिसाइड हो जाता है, जब स्पर्म
और अपना जो फीमेल का एग होता है, जब वो कंबाइन होते हैं, मतलब जो जाइगोट बनता है, जाइगोट ही बता देता है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। लेकिन कुछ प्राणी या फिर कुछ एनिमल्स क्या बने, कुछ स्पीसीज, समझ रहे हो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका सेक्स इस तरह डिटरमाइन नहीं होता है। उनका सेक्स डिटरमाइन होता है एक्सटर्नल मतलब थिंग्स के ऊपर, जैसे कि लिजर्ड आप सबको पता है कि लिजर्ड भाई बहुत ही कॉमन चीज़ है, गिरगिट वगैरह, ये तो भाई रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल काफ़ी ऊपर है, तो इनके केस में सब नहीं होता है। अब देखो ह्यूमन को तो भाई सबको पता है, लड़का हो गया, लड़कियों को पहले से डिसाइड हो जाता है। डॉग भी सेम है, मैमल है, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नेल पे देखो ज़रा, यहाँ पे गौर करने वाला बात है स्नेल, तो आपका यहाँ पे आंसर है स्नेल। स्नेल के साथ क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक स्नेल है, मैं स्नेल तो नहीं बनाऊंगा, मान लो एक स्नेल है, ठीक है, ये क्या है अपना एक स्नेल है। अगर मानो जब ये स्नेल, यहाँ पे बहुत सारे स्नेल बने होते हैं ना, जब बच्चा बनता है ना स्नेल का तो बहुत सारे बनते हैं। अब मान लो अगर स्नेल के पास फीमेल रहा, क्या रहा, अगर कोई स्नेल के पास फीमेल, मान लो कि ये जो मैंने बगल वाला बनाया ये फीमेल स्नेल है, ठीक है। अगर मान लो ये जो नया बच्चा बना है, ये नया वाला है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना ये नया वाला है, अगर इसके पास एक फीमेल स्नेल आ गया, ठीक है, तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, बच्चा जब वो बन रहा, जब वो बड़ा हो रहा होगा, जब मतलब निकलेगा, तब अगर उसके पास एक फीमेल, देखो ये पेट से निकल गया, निकलने के बाद अभी वो बड़ा हो रहा है, अगर उसके बगल में एक फीमेल वाला आ जाए तो अपने आप को क्या बना लेगा, मेल बना लेगा। वही समझ लो कि बेचारा एकदम अकेला है, मतलब जब वो अंडे से निकला, समझ रहे हो, जब वो अंडे से निकला तब एकदम अकेला है वो स्नेल। अगर जब वो अंडे से निकला, जब अगर एकदम अकेला है वो, तब वो अपने आप को क्या बना देगा, मेल बना देगा। आया समझ में, तब वो अपने आप को नहीं, तब वो अपने आप को फीमेल बनाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, स्नेल का। स्नेल के केस में जाइगोट डिटरमाइन नहीं करता है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, वो कब डिटरमाइन होता है, अगर स्नेल का जाइगोट जब वो बड़ा हो रहा होगा, जब मतलब स्नेल बनेगा, तब अगर उसके सराउंडिंग में कोई फीमेल आ गया, क्या आ गया, फीमेल मतलब मादा आ गया, तो अपने आप को मेल बना लेगा। वही अगर जो स्नेल अगर अकेला है, वेले है, पागल लोगों की तरह घूम रहा है, तो अपने आप को फीमेल बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसके नज़दीक मेल आ जाए। सॉरी ये जोक था, इसे सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अब देखो, अब एक और जान लो, वो भी पूछ सकता है, क्या पता, जो टर्टल्स होते हैं ना, टर्टल्स स्पेलिंग क्या हो जाएगा, TUR, अरे यार, हाँ टर्टल्स, TURTEL, जो टर्टल्स होते हैं ना, कछुआ समझते हो ना, कछुआ, ये जो कछुआ होता है ना, जो अपना जो कछुआ होता है ना, कछुए का भी सेक्स ना इंटरनली डिटरमाइंड नहीं होता है। आया समझ में, कैसे नहीं होता है, ज़रा ये भी बता दो, क्या पता पूछ दे आपसे। तो जो कछुआ मतलब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, वो कंप्लीट आपका जो डिपेंड करता है ना, वो कंप्लीट डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। क्या बात आया समझ में, वो कंप्लीट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सपोज अगर आप मान लो कि जो टेम्परेचर है ना, जब मतलब अंडा जब मतलब निकलने, क्या बोलेंगे, जब अंडा, जब कछुआ ने जब अंडा दे दिया, अंडा देने के बाद क्या करेगा, उस अंडे से बच्चा निकलेगा ना। अब बच्चा निकलने के टाइम अगर वहाँ का टेम्परेचर मान लो कि 33 डिग्री कितना, 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा, कितना रहा, 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा, तो क्या बना देगा, फीमेल। आया समझ में, अगर 33 से ज़्यादा रहा टेम्परेचर तो क्या बन जाएगा, फीमेल। और अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो क्या बना जाएगा, मेल। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सारे चीज़ों में जाइगोट जब बनता है तभी पता नहीं कर सकते कि हम कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका मेल या फीमेल होना निर्भर करता है कुछ अदर फैक्टर के ऊपर, जो फिजिकल फैक्टर होते हैं। जैसे फिजिकल मतलब जो टचेबल है, देख सकते हैं उस तरह वाले। जैसे स्नेल के केस में क्या हो गया, अगर स्नेल जब बच्चा मतलब जब स्नेल बड़ा होने लगा, तब अगर उसके सराउंडिंग में फीमेल स्नेल रहे तो मेल बन जाएगा। अगर वो अकेला बड़ा हो रहा है, सब मेल ही मेल है, तो अपने आप को फीमेल बना लेगा। उसी तरह टर्टल के केस में क्या है, अगर टर्टल के केस में क्या हो गया, अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, क्या रहा, 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, तो क्या बन जाएगा, मेल। अगर 33 से ज़्यादा रहा तो क्या बन जाएगा, फीमेल। आया बात समझ में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 28 से 33 ट्रांजिशन जोन में मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। लेकिन अगर 28 से कम रहा तो फीमेल, मेल तो कन्फर्म है, और 33 से ज़्यादा रहा तो फीमेल कन्फर्म है। अगर उसके बीच में रहा तो मेल भी बनेंगे, फीमेल भी बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो, ये तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से उठाया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फिगर। तो इसमें देखो कंक्लूजन सिंपल सी बात है, ये सबको पता है कि इंसिडेंट रे जो होता है, नॉर्मल जो होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, सब क्या होता है, एक ही प्लेन में, किसमें,
वन प्लेन, मतलब सारे सिंगल प्लेन में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ए अगर एक्स एक्सिस में हो रहा है तो ए वाला वाई एक्सिस में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। तो याद रखना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन सेम प्लेन, तो अब लिख देना। तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन डी रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। ये बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहा डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो जो सीता है, सीता ने क्या स्टडी किया, उसके बायोलॉजी लेक्चर दैट प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस से, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब हमारे मतलब पेड़ के लिए वो टट्टी है, एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब अगर मैं प्लांट की बात करूँ, एक लीव बनाऊँ, तो यहाँ पे दो पार्ट कर लेंगे, ठीक है। एक क्या है, डे वाला पार्ट, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये वाला डे वाला पार्ट है मेरा, और ये बगल वाला क्या है, नाइट वाला पार्ट है, ठीक है। ये बगल वाला क्या है, नाइट वाला पार्ट है। तो अब क्या बोल रहा है कि डे टाइम में पेड़, डे टाइम में ट्री क्या करता है, मतलब डे टाइम में लीफ क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बराबर समझ में, एज ए बाई प्रोडक्ट एंड गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस। आया बात समझे, फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करता है। वही क्या करता है, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि रेस्पिरेशन से करता है, मतलब रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। चलो, ड्यूरिंग द नाइट, डू यू एग्री दैट ऑल प्लांट गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। तो क्या तुम इसमें एग्री करते हो कि सारे प्लांट क्या करते हैं, दिन के टाइम में ऑक्सीजन देते हैं, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हाँ भाई, हम एग्री करते हैं, हाँ भाई ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाला बात वो ये है कि देखो ऐसा होता तो है, अभी देखो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसलिए क्या करता है वो ऑक्सीजन देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपना रेस्पिरेशन नहीं करते, क्योंकि जिंदा चीज़, जिंदा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन करना मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करना होता है। तो क्या होता क्या है, सपोज मान लो कि अगर ए वाला जो लीफ है, डे के टाइम में अगर उसने क्या किया, 100 ऑक्सीजन बनाया, कितना बनाया, 100 ऑक्सीजन बनाया, तो उसमें से वो 20 ऑक्सीजन क्या कर लेगा, खुद यूज़ कर लेगा, और जो बाकी 80 ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा हमारे यूज़ करने के लिए एज ए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि उसका काम का है नहीं। आया बात समझ में। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है कि रात के टाइम पे तो भाई ऑक्सीजन बनता ही नहीं है, तो इसलिए खाली हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है। इससे आप क्या पता, इससे आपका कंक्लूजन क्या आना चाहिए कि हाँ भाई दिन के टाइम भी, जैसे देखो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन वो खुद यूज़ कर रहा था दिन के टाइम में, तो इस 20 ऑक्सीजन का करेगा क्या, ऑब्वियसली इससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस मतलब आग लगाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब है हाँ वो दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, रात को भी बनाता है। लेकिन दिन में क्या होता है, वो साथ में ऑक्सीजन भी बनाता है फोटोसिंथेसिस से, तो क्या करता है कुछ ऑक्सीजन खुद यूज़ कर लेता है, कुछ हमारे लिए छोड़ देता है, और हमें लगता है कि दिन में वो खाली ऑक्सीजन ही बना रहा है। लेकिन नहीं, दिन में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को कंज्यूम करके। लेकिन रात के केस में ऑक्सीजन तो बनाता है नहीं वो, तो तब हमें खाली दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर व्हेन ए करंट ऑफ 20 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट फॉर 3 मिनट्स। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि कितना करंट, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है क्या होता है, जो फ्लो ऑफ जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं ना। ये तो पढ़ चुके हो आप। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कह देते हैं, करंट कह देते हैं। अब देखो, तो हम लिख सकते हैं करंट क्या हो जाता है, फॉर्मूला सबको पता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको याद रखना है कि चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलॉम में। किस में करते हैं, कूलॉम में, C फॉर कूलॉम। और टाइम को किस में रखना है मुझे, सेकंड में। तो मुझे यहाँ पे चार्ज निकालने बोला है, करंट यहाँ पे दिया है। तो करंट कितना दिया, अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँ क्वेश्चन में, तो 20 एम्पेयर करंट दिया है। चार्ज मुझे निकालने बोला है। टाइम कितना दिया गया आपको, 3 मिनट। कितना दिया है, 3 मिनट। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या लिखा था, सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। तो अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 आ गया यहाँ, ये आ गया Q, और 3 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 इंटू 60 कर दिया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 इंटू 60। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 अगेन 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 36, और 2 0 दिया गया है। चलो, तो कितना कूलम चार्ज फ्लो होगा,
3600, तो ऑप्शन बी डन है। अभी नेक्स्ट वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हम कब बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, वाटर करंट नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट में वाटर बहता है, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज बहता है। कौन बहता है? चार्ज। बहने को क्या बोलते हैं? फ्लो। तो क्या हो गया डेफिनेशन करंट का? फ्लो ऑफ चार्ज। आया समझ में? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ढूंढते हैं, देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग। देखो 1 कूलम तो मैंने कहीं नहीं बताया डेफिनेशन में, तो ऐसे काट देना। द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ए पर्टिकुलर, भाई चार्ज का फ्लो को करंट बोलते हैं, तो करंट को कैसे करंट बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज ए भी नहीं है, कहाँ जा रहा है यार, तो ए भी नहीं है। देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अभी देखो जैसे कोई भी चीज़ फ्लो होगा, एक एरिया तो चाहिए ना फ्लो नहीं। जैसे अगर आप वायर देखो तो वायर में क्या होता है? एक एरिया होता है, इसी एरिया में से फ्लो होता है। ऐसा तो नहीं कि बाहर से फ्लो होने लग जाएगा, वैसे तो होता नहीं है, तो एक एरिया में से फ्लो होता है। तो करंट का डेफिनेशन यही रहेगा क्या, कि कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि आप 10 दिन का निकाल लो। आया समझ में? तो उस हिसाब से तो भाई अपना देखो, अगर वैसा होता तो हम लोग कैसे बता पाते? सपोज अपना जो है घर का सामने जो वायर है ना, ऐसा जो वायर होता है ना, इस वायर में क्या होता है? 24 × 7 × 365, सब ऐसे चलते रहता है फ्लो ना। अब भाई हम लोग तो वही सब, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है बता ही नहीं पाएंगे ना। समझ रहे हो ना? अगर भाई सारा टोटल करंट बताना होता कि भाई एक साल में सपोज 1.5 लाख चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं बताते ना। हम क्या बोलते सीधा कितना, कि 2 एम्पेयर। इसका मतलब क्या हो गया? 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड में। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग एक यूनिट टाइम में बोलते हैं। किसमें? एक यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम। और दुनिया नहीं, फिजिक्स में सबसे छोटा यूनिट, एक यूनिट में टाइम का क्या आता है? सेकंड आता है। दैट इज योर 1 सेकंड। आया बात समझ में? ACL नहीं है, वो AC सेकंड है, ACC सेकंड। फिर से लिख दे गलती, सॉरी, SEC सेकंड। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन रीजनिंग पे है। तो आपको इसमें असर्शन रीजनिंग में ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इसी में से ऑप्शन उठाना है। तो पहला होता है, अगर A और R दोनों सही है और R क्या एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का है, तो आप A लिखोगे बराबर। अगर आपको दिखे कि A और R दोनों सही है लेकिन रीज़न क्या है? करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो असर्शन जो तर्क है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप B ऑप्शन मार्क कर लेना। उसके बाद A ठीक है बट रीज़न गलत दिया है। उसके बाद A क्या है? गलत है, और रीज़न क्या है? सही है। तो इसके लिए ऑप्शन है। तो बाकी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। असर्शन, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो याद रखना, लौता ओनली मेटल जो कि गैस है, वो क्या है? ओनली मेटल जो कि गैस है, वो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आपने सोडियम के ऊपर क्या लिखते हो? प्लस लिखते हो। पोटेशियम के ऊपर क्या लिखते हो? प्लस लिखते हो। कैल्शियम के ऊपर अप्लाई करते हो? प्लस लिखते हो। इस तरह हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या लिखते हो? प्लस लिखते हो। मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन बनाता है, और मेटल सारे पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। तो हाँ भाई, हाइड्रोजन क्या है? एक मेटल है। और यहाँ पे क्या लिखा? हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो कि एकदम गलत है। आया बात समझ में? तो असर्शन इसमें क्या है? असर्शन गलत बताया उन्होंने। रीजन क्या दिया है? लाइक अदर मेटल हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये तो सही लिखा है। जैसे अदर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनाता है, हाइड्रोजन भी लूज करके पॉजिटिव बनाता है। इसका मतलब क्या है? असर्शन आपका गलत है, रीजन आपका सही है। और ऐसा ऑप्शन हमने किसको देखा था? असर्शन आपका, देखो असर्शन आपका गलत है, रीजन आपका सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाए आपका? D। आया बात समझ में? तो इसका ऑप्शन रहेगा D। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो इसमें आपको असर्शन में क्या दिया है? इसमें आपको असर्शन में दिया है कि ये जेनेटिसिस्ट क्रॉस 2 प्लांट्स एंड गॉट 50% प्लांट वाइट एंड 50% रेड। तो देखो, तो उसको 50% मतलब क्या मिला? रेड मिला, और बाकी 50% क्या मिला उसको? वाइट मिल गया ना। बाकी क्या मिल गया? वाइट मिल गया। अब ये कैसे हो सकता है? अभी देखो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था। अभी देखो, मान लो कि WW क्या बताता है आपको? वाइट बताता है, मतलब रेड बताता है। WW क्या है आपका? रेड है, जो कि डोमिनेंट है। और स्मॉल w क्या बताता है आपको? वाइट। जब ये लोग आपस में क्रॉस करेंगे, जब ये लोग आपस में मतलब बच्चे बनाएंगे, तो कैसा बन सकता है? AW बन गया और एक W बन गया। और सॉरी, इसमें से एक चेंज करना पड़ेगा, इसे चेंज कर लेते हैं।
हाँ तो भाई अब देखो एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, तभी क्या है रेड ही रहेगा क्योंकि डोमिनेंट रेड है मान लेते हैं। और ये क्या हो गया छोटे वाले, तो ये क्या हो गया है एक क्रॉस बनेगा तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक और में क्या बन जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, नेक्स्ट में क्या बन जाएगा आपका दोनों स्मॉल डब्ल्यू, उसके बाद में क्या बन जाएगा अगेन दोनों स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या दिख रहा है ना, ये जो दो बनेंगे क्या रहेंगे वाइट रहेंगे, आया समझ में क्या बन जाएगा वाइट, और ए क्या बन जाएगा आपका वाइट, लेकिन इसमें क्या बन जाएगा एक क्या डोमिनेंट रेड है और एक रिसेसिव है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपका रेड, अगेन ये बन जाएगा आपका रेड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ अगर 50% वाइट फ्लावर आ रहा है और 50% क्या आ रहा है रेड फ्लावर आ रहा है, तो उसमें से वन प्लांट क्या होगा हेट्रोजाइगस होगा, जैसे कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है हेट्रोजाइगस है दिख रहा है ना, एक क्या है रेड का है और एक वाइट का है, तो एक प्लांट क्या होगा एक प्लांट का हॉर्म मतलब गैमेट क्या हो जाएगा, गैमेट नहीं क्या बोलेंगे, एक प्लांट हेट्रोजाइगस टाइप का बनेगा और एक होमोजाइगस टाइप का रहेगा। तो याद रखना 50-50 चांस तभी होता है जब एक हेट्रोजाइगस होता है और एक होमोजाइगस होता है। कब, जब एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस। इंसान के केस में वैसा ही है, देखो 50-50 चांस कैसे होता है क्योंकि फीमेल क्या होता है होमोजाइगस होता है और मेल क्या होता है हेट्रोजाइगस होता है, इसलिए इसके चांस क्या होते हैं 50-50 होते हैं। तो याद रखना अगर क्या है अगर हेट्रोजाइगस अगर एक जन हेट्रोजाइगस है और एक जन अगर एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस है, तभी आपका क्या हो जाएगा जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें 50% चांस रहेगा, मतलब 50-50 चांस होते हैं बनने का। आया बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट दिया है ए रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नाइट्रिक एसिड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये बात सच है, एकदम सच है। देखो होता क्या है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैं सोडियम को, अरे भाई कहाँ तक चली गई, हाँ सपोज मान लो मैंने क्या किया, मैंने अरे फिर भाग गया, ठीक है मान लो सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ। अब होगा क्या, जैसे ही सारे मेटल, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है वो अपने आप को क्या बना देता है मेटल, सोडियम नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलने ही वाला होता है, लेकिन जब यहाँ पे सोडियम नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट करता है, कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन हाँ फिर से आते हैं, जब भी हम कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और एक मेटल का सॉल्ट बनता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन ये जो HNO3 है ना एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइज़र है, क्या है एक बहुत बढ़िया या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है। तो ये क्या करता है, जैसे हाइड्रोजन को देखता है तो बोलता है ले भाई तू मेरे से एक ऑक्सीजन ले ले, मेरे से एक ऑक्सीजन ले ले, और ये क्या करता है हाइड्रोजन बोलता है हाँ भाई ऑक्सीजन मिलेगा मैं पानी बन जाऊँगा अमृत बन जाऊँगा, और चुपचाप ले लेता है। लेकिन इसीलिए क्या होता है जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइज़र है। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग मतलब वहाँ पे और भी बहुत सारे नाइट्रिक एसिड रहेंगे, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है इस जो हाइड्रोजन बनता है उसको बोलता है भाई तू मेरे से ऑक्सीजन ले ले, अपने आप को पानी बना ले, मेरे में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। आया समझ में, ऐसा क्यों करता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है। तो आपको रीज़न दिया नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एसेशन में बोला है आपको कि रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नाइट्रिक एसिड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है मेटल और नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। एकदम सच है। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया बात समझ में। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जगह ही नहीं बचा, फिर भी देखने का ट्राई करते हैं। अब एसेशन दिया है द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स टच मी नॉट प्लांट्स ऑकर ड्यू टू स्मेलिंग। आप देखो टच मी नॉट, आपने प्लांट देखा होगा, एक प्लांट ऐसा होता है ना जिसमें से पत्ती लगा होता है, जैसे आप इस पत्ती को पकड़ते हो तो क्या हो जाता है ऐसा झुक जाता है पत्ती, उसी को क्या बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। आया समझ में, जैसे ही अपने पत्ती को टच किया वैसे झुक गया। आप देखो ऑब्वियसली टच करने पे हुआ है ना, स्मेल करने पे हुआ है क्या, मतलब सूंघने पे वो झुक जाए, मतलब सूंघने के बाद क्या वो ऐसे ही झुक गया, नहीं झुका ना। तो क्यों नहीं झुका बोलने से, क्योंकि वो सूंघने पे, मतलब देखो सूंघने पे नहीं झुका क्यों, क्योंकि वो टच करने पे झुकता है। तो पहला बात स्मेलिंग की वजह से वो नहीं झुकता है, तो पहला बात ए वाला ऑप्शन एकदम गलत है।
अब दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है आपको बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीव्स द प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। एकदम सच है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना वाटर स्टोर होता है। क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। और जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, और जैसे ही क्या करता है, वाटर को लूज़ करता है, क्या कर लेता है, जैसे ही ये वाटर को लूज़ कर देता है और प्लांट का पत्ती क्या होता है, झुक जाता है। ऐसा आया समझ में। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, लेकिन जैसे ही उसने क्या कर दिया, वाटर को निकाल दिया, जैसे ही उसने क्या कर दिया, वाटर को निकाल दिया, तो क्या हो गया है, ऐसे झुक के टर्न हो गया। आया समझ में। तो मतलब कुल मिला के रीज़न क्या लिखा है यहाँ पे, रीज़न एकदम सही लिखा है। आया समझ में। रीज़न लिखा है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीव द प्लांट सेल चेंज देयर शेप। रीज़न सही लिखा है, लेकिन आपका असर्शन क्या लिख दिया गया है, गलत लिख दिया गया। रीज़न सही है, असर्शन गलत है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन को लिख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार फटाफट। देखो असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीज़न इज़ ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी रहेगा एकदम सही आंसर। ठीक है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, या फिर इसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। बाय बाय।